हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे थर्ड यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक +2 फिजिक्स का मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है विच इज़ यूज टू डिटेक्ट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इन ए सर्किट। किसी सर्किट में अगर बहुत ही स्मॉल अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है, ये उसको भी डिटेक्ट कर लेता है, उसको भी मेज़र कर लेता है। तो जनरली आपने लैब में गैल्वेनोमीटर देखा होगा, तो उसकी रीडिंग जो होती है वो मिली एम्पियर्स में होती है, मिली एम्पियर्स में, ठीक है। बहुत ही छोटे करंट को भी ये मेजर कर लेता है। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसके नाम से देखिए, मूविंग कॉइल मीन्स इसमें कोई कॉइल मूव कर रही होगी, रोटेट कर रही होगी। तो ये किस प्रिंसिपल के बेस्ड है? व्हेन करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क। इससे पहले हमने एक आर्टिकल किया था, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। वो हमने आर्टिकल में टॉर्क का एक्सप्रेशन किया था, वे टॉर्क लगती है करंट कैरिंग लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी होती है। ये उसी पे बेस्ड है ये डिवाइस। व्हेन करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क और रोटेशनल फोर्स, ठीक है जी। सो ये इसका प्रिंसिपल है। तो द नेक्स्ट इज द कंस्ट्रक्शन। ये इसमें कौन कौन सी चीज़ें लगी हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो अपने लैब में देखते हैं, वो हम ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ फास्फर ब्रोंज स्ट्रिप। फास्फर ब्रोंज स्ट्रिप कौन सी है इसमें? ये ब्रोंज स्ट्रिप है, फास्फर ब्रोंज स्ट्रिप। ये जो जिसको मैंने 1 लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, ये है स्ट्रिप। इसका काम क्या है? ये एक जगह से फिक्स्ड है, एक जगह पे फिक्स्ड है, ऊपर से ये फिक्स्ड है, बट ये नीचे से कॉइल से जुड़ी हुई है, ये नीचे से कॉइल से जुड़ी हुई है। ये कौन सी कॉइल से? ABCD कॉइल से ये जुड़ी हुई है, फास्फर ब्रोंज स्ट्रिप। ये क्या करती है? ये ट्विस्ट होती है। इस स्ट्रिप में क्या आता है? ट्विस्ट आता है, मचोड़ आता है इसमें। जब ये कॉइल रोटेट करेगी, ये ABCD कॉइल ऐसे रोटेट करेगी, तो इसमें क्या आएगा? इस स्ट्रिप में क्या आएगा? ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा। ये आपने ध्यान में रखना है। एक एंड से ये फिक्स्ड है। टोर्जन हेड, टोर्जन वर्ड क्या होती है? टोर्जन क्या होती है? टोर्जन ऐसे होती है जब हम एक चीज़ को एक एंड से फिक्स कर दें और दूसरी साइड से उसको रोटेट करवाएं, तो उसमें क्या आ जाती है? ट्विस्ट आ जाता है। जैसे रस्सी को हम एक एंड से पकड़ के दूसरी साइड से घुमाएं, तो उसमें क्या आता है? ट्विस्ट आता है। उसी को क्या बोलते हैं? टोर्जन। टोर्जन हेड क्या है? ये क्या है? इस एंड पे स्ट्रिप को फिक्स्ड करता है, एंड सेकेंड एंड पे जब ये रोटेट करेगी कॉइल, तो ये स्ट्रिप क्या होगी? ट्विस्ट होगी। ये स्ट्रिप क्या होगी? ट्विस्ट होगी। थर्ड इज द फील्ड मैग्नेट। फील्ड लिख लेना यहाँ पे, फील्ड मैग्नेट। फील्ड मैग्नेट के विद कनकेव पोल्स, फील्ड मैग्नेट विद कनकेव पोल्स, ये पूरा लिख लेना आप एक बार। मैग्नेट जो है वो क्या है? फील्ड मैग्नेट विद कनकेव पोल्स। इसके पोल्स क्या हैं? कनकेव शेप्ड के हैं, कनकेव शेप मिली हुई है पोल्स को। टू प्रोड्यूस, क्यों रखे गए हैं? टू प्रोड्यूस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। पिछले आर्टिकल में हमने जिक्र किया था रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का, जो क्या बताती थी? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसमें कॉइल ABCD के प्लेन के पैरेलल रहती है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड अल्फा एंगल 0 किया था ना, NBIA कोज अल्फा में। अल्फा की वैल्यू को 0 कब पुट करते हैं? जब हमारी फील्ड क्या होती है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के केस में एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज रिमेन्स 0 डिग्री, मीन्स प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होती हैं? आपस में पैरेलल होती हैं, जिस केस में अल्फा की वैल्यू क्या होती है? 0 डिग्री। तो कोस 0 आ जाता है 1, एंड टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी? NIB/A। तो ये इसका काम ये है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना, फील्ड मैग्नेट विद कनकेव पोल्स। फोर्थ इज़ द कॉइल ABCD। इसको हमने बाउंड किया हुआ है, ABCD कॉइल को। 2 तरह के फ्रेम यूज़ करते हैं हम कॉइल ABCD को बाउंड करने के लिए। किस पे इसको लपेटा गया है? 2 तरह के हम फ्रेम यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ द नॉन मेटेलिक फ्रेम, जो मेटल से नहीं बना हुआ नॉन मेटेलिक फ्रेम। उसका क्या काम है नॉन मेटेलिक फ्रेम का? नॉन मेटेलिक फ्रेम हम जनरली यूज़ करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जब हमने इसको डेड बीट नहीं बनाना होता। डेड बीट गैल्वेनोमीटर जब नहीं बनाना होता, तो नॉन मेटेलिक फ्रेम हम यूज़ करते हैं। अगर हमने
डेड बीट गैल्वेनोमीटर बनाना है, डेड बीट गैल्वेनोमीटर हम करेंगे, वो क्या होता है वो डेड बीट गैल्वेनोमीटर, अगर हमने वो बनाना है तो हम कौन सा फ्रेम यूज़ करेंगे, मेटेलिक फ्रेम। मेटेलिक फ्रेम को कॉइल एबीसीडी को उस पर लपेटेंगे मेटेलिक फ्रेम पे, और ये कॉइल एबीसीडी जो है ना ये इंसुलेटेड वायर है, एक कॉपर की इंसुलेटेड वायर है, मींस उस पर लैमिनेशन हुई हुई है, कॉपर वायर पे लैमिनेशन चढ़ी हुई है, मींस ये आपस में टच में नहीं है। ये कॉइल एबीसीडी पूरी जो है इसकी टर्न्स हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स इस पे लपेटी गई हैं फ्रेम पे। ये क्या है, इंसुलेटेड कॉपर वायर है, लैमिनेशन हुई होती है, इस पे वार्निश चढ़ी होती है, ठीक है जी। तो ये जो हमारा मेटेलिक फ्रेम है ये डेड बीट गैल्वेनोमीटर बनाएगा। उसका मीनिंग क्या होता है डेड बीट गैल्वेनोमीटर का, जो गैल्वेनोमीटर की ऑस्किलेशंस डैम्प्ड हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, जिसकी जो ऑस्किलेशन हमने रीडिंग मेज़र की, हमने गैल्वेनोमीटर को सर्किट में लगाया, गैल्वेनोमीटर की जो जो निडल है वो डिफ्लेक्ट की अपनी जगह से, हमने करंट उतार दिया, सर्किट से उसको उतार लिया, उसके बाद निडल अपनी मीन पोजीशन पे आ गई। ऐसा ना हो कि वो मीन पोजीशन आने की बजाय निडल जुड़ी होती है इस स्ट्रिप से ना, ये निडल जुड़ी होती है, इसमें ट्विस्ट आता है, इस स्ट्रिप में ट्विस्ट आता है, ये ट्विस्ट इस स्ट्रिप में ऐसे ट्विस्ट आ गया, तो जब ये अपनी मीन पोजीशन पे आएगी ये ऑस्किलेट करेगी, ये कॉइल क्या करेगी, ऑस्किलेट करेगी अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। जैसे हम एक बॉल को जैसे एक रस्सी से लपेट के अगर बॉल को एक बार रोटेट करे बाद में छोड़ दे तो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या करती है, ऑस्किलेट करती है वो बॉल। ऐसे हमने एक बॉल को लपेटा और इस एंड को फिक्स किया, अगर हमने बॉल को ऐसे एक बार मतलब रोटेट कर दिया तो बाद में छोड़ा तो उसके बाद वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑस्किलेट करती है। उस ऑस्किलेशंस को डैम्प करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम कौन सा गैल्वेनोमीटर बनाते हैं, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, मेटेलिक फ्रेम यूज़ करते हैं। मेटेलिक फ्रेम यूज़ करने से क्या होगा ये आपको समझना है। तो मेटेलिक फ्रेम जो होता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में ऑस्किलेट करता है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होते हैं, मेटेलिक फ्रेम में एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। ये इसके बारे में हम डिटेल में 4th यूनिट में पढ़ेंगे। इसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं मेटेलिक फ्रेम के अंदर। वो एडी करंट्स क्या करते हैं, इसकी ऑस्किलेशंस को डैम्प कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, डाई कर देते हैं जल्दी। तो जल्दी ही उसकी जो निडल है करंट उतारने पे वो अपनी मीन पोजीशन से पे आ जाती है विदाउट ऑस्किलेशंस, टू मच ऑस्किलेशंस के विदाउट ही अपनी मीन पोजीशन पे आ जाती है। उसकी जो निडल होती है गैल्वेनोमीटर की वो किससे संभव हुआ, वो मेटेलिक फ्रेम यूज़ करने से, जिसमें क्या प्रोड्यूस हुए, एडी करंट्स पैदा हुए। तो ये सारे पॉइंट्स आपको नोट कर लीजिए साथ में। तो 5th इज़ द स्प्रिंग। ये जो नीचे स्प्रिंग लगा हुआ है इसका क्या काम है, इसका काम भी ये है भी इसको मीन पोजीशन पे लेके आना। जब ये डिफ्लेक्ट करेगी ना, निडल एक जगह से डिफ्लेक्ट करेगी, तो हमने जब छोड़ दिया, करंट को हटा दिया, डिफ्लेक्ट की थी, एबीसीडी कॉइल रोटेट की थी, करंट को जब हमने हटा दिया तो ये इसको वापस कौन लेके आएगा अपनी मीन पोजीशन पे, ये स्प्रिंग लेके आएगा। स्प्रिंग का काम क्या है, उसको अपनी रीस्टोर करना इनिशियल पोजीशन में। एंड 6th नेक्स्ट क्या है इसमें, 6th इज़ द सॉफ्ट आयरन कोर। ये सॉफ्ट आयरन कोर कौन सी है, ये सिलेंड्रिकल शेप आपको दिख रही है बीच में फ्रेम के अंदर, ये जो फ्रेम के अंदर सिलेंड्रिकल शेप्ड है ना, ये सॉफ्ट आयरन की कोर है। इसका क्या काम है, इसको हमने क्यों रख दिया इसमें, इसके 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपको नोट करने हैं अभी। फर्स्टली ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने में हेल्प करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाने में हेल्प करता है। जब हम इसको टॉप से देखेंगे ना इस चीज़ को, तो ये ऐसे दिखेगी हमारी मैग्नेट, तो इसके अंदर ये हमारा है मतलब मेटेलिक फ्रेम, उसके अंदर ये कॉयल है। तो यहाँ पर ये सिलेंड्रिकल जो सॉफ्ट आयरन कोर है, यहाँ पर जो सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस है इसकी, उसको रेडियल बनाने में हेल्प करता है। बिकॉज सॉफ्ट आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर अट्रैक्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को ये इंक्रीज करता है। ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। सो इसका सेकंड फंक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाना। कॉइल के अंदर से जो होके जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, उसको बढ़ाना, कॉइल के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना इसका सेकंड फंक्शन है। और फर्स्ट फंक्शन इज टू हेल्प टू मेक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो इसके ये 2 मेजर फंक्शंस है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने में हेल्प करना, कनकेव पोल्स तो रखने ही हैं बट ये भी जरूरी है, ये भी हेल्प करता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में। एंड सेकंड टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल, बिकॉज इसके अंदर क्राउडेड हो जाती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये था, हमने पढ़ लिया कि इसमें क्या कुछ लगा हुआ है। अब इसकी थ्योरी जानते हैं हम। थ्योरी क्या है इसकी, व्हेन करंट
इज पास थ्रू द कॉयल, जब कॉयल में से करंट हम पास करेंगे तो उस पर क्या लगेगी, टॉर्क लगेगी। टॉर्क हमने पहले पढ़ी थी, कितनी थी, कॉयल ABCD एक्सपीरियंसेस टॉर्क, दिस प्रोड्यूसेस ट्विस्ट इन फास्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, में ये ट्विस्ट पैदा करेगी एट ए कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जब ये इसमें से हमने करंट लगाया, ये रोटेट करना शुरू कर गई, तो इसकी जो फास्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है उसमें ट्विस्ट पैदा हो रहा है। ये ट्विस्ट की वजह से उसके अंदर एक फोर्स आएगी, रीस्टोर करना चाहेगी, उसकी पोजीशन को वापस ले जाना चाहेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग टॉर्क। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जहाँ पर जाके वो निडल सेट हो जाएगी, इससे जो फास्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप से एक निडल जुड़ी हुई है, वो जब जाके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी, हमने जितना करंट मेजर करना था वहाँ पर वो निडल पहुँच जाएगी, उस पोजीशन पे ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो किसके इक्वल होगी, रीस्टोरिंग टॉर्क ड्यू टू दी फास्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड रीस्टोरिंग टॉर्क को इक्वल किया हमने फॉर द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ दिस कॉयल ABCD। ये इक्विलिब्रियम में किस किस फोर्सेस, किस किस टॉर्क्स की वजह से है। फर्स्ट टॉर्क इज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जो हमने इस पे लग रही है बिकॉज ये मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करंट ले रही है, मैग्नेटिक फील्ड में करंट के रिंग लूप रखेंगे, उस पर टॉर्क लगेगी। ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो वो है। रीस्टोरिंग टॉर्क कौन सी है, जो इसमें आई फास्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप में आई रीस्टोरिंग टॉर्क, वो रीस्टोरिंग टॉर्क किस में आई है, फास्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप में, जो ऑपोजिट दिशा में इसको वापस लेके जाना चाहती है, वो रीस्टोरिंग टॉर्क है। ठीक है, सो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू दी NBIA। तो इसके साथ एक कोज अल्फा था, कोज अल्फा को मैंने कोज 01 क्यों पुट कर दिया, बिकॉज मैं कौन सी फील्ड यूज़ कर रहा हूँ, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री होती है। तो सेकंड इज द K इंटू अल्फा, ये कौन सी टॉर्क है भाई, रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क है ये K इंटू अल्फा, वेयर K इज द, K क्या है, K इज द रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। ये एक प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, ये स्ट्रिप की मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये स्ट्रिप के मटेरियल की प्रॉपर्टी है। क्या K क्या है उसकी, रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, मींस उस स्ट्रिप में कितनी टॉर्क पैदा हो जाती है पर यूनिट ट्विस्ट पे, पर यूनिट एंगल के ट्विस्ट पे, पर यूनिट एंगल के ट्विस्ट पे उसमें कितनी रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाती है। तो ये K की वैल्यू है। एंड अल्फा इज द ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड इन दी वायर, ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड इन दी वायर, कितना उसमें ट्विस्ट आ गया है वायर में, स्ट्रिप में कितना ट्विस्ट आ गया है, दैट इज द अल्फा। दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए। और वहाँ पर करंट की वैल्यू क्या आ गई, K/NBA इंटू अल्फा, वेयर K/NBA इज द G, सो I इज प्रोपोर्शनल टू दी अल्फा। दैट मीन्स जो आई है करंट प्रोड्यूस्ड, करंट जो हमने पास करवा रहे हैं, जो करंट हमने मेज़र करना था, वो किसके प्रोपोर्शनल है, अल्फा के। दैट मीन्स ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड इन दी फास्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप में कितना ट्विस्ट आया उसके प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे करंट को हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही अल्फा बढ़ेगा, अल्फा बढ़ेगा तो उस स्ट्रिप के साथ जो निडल जुड़ी हुई है, जो बाहर रीडिंग दे रही है मिरर पे, जो मिरर के पास वो स्ट्रिप जुड़ी हुई है, वो जो निडल है वो मूव करेगी, घूमेगी उसके साथ साथ। सो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, अल्फा बढ़ेगा, तो ये निडल मूव करेगी, उतनी ज़्यादा रीडिंग शो करेगी। सो यहाँ पर ये जो G है वो है गैल्वेनोमीटर का कांस्टेंट। तो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, K/NBA, वेयर K इज द restoring torque per unit twist, N is the number of turns on the coil, and B is the magnetic field, and A is the area of cross section of the coil, surface area of the coil। तो करंट सेंसिटिविटी, इसमें दो टर्म्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। सेंसिटिव वर्ड का क्या मीनिंग है, थोड़ा सा करंट पास करवाने से ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाना, उसकी निडल का, गैल्वेनोमीटर की निडल का ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाना। मीन्स हम क्या चाहते हैं, हम थोड़ा सा करंट पास करवाएं गैल्वेनोमीटर से और उसकी जो निडल है उसमें ज़्यादा ट्विस्ट आ जाए, तो ये हमारा मोटिव है। मीन्स हम चाहते हैं कि अल्फ़ा ज़्यादा हो कम आई पे, अल्फ़ा ज़्यादा हो स्मॉल आई पे। तो हम क्या निकालते हैं, अल्फ़ा/आई एक तरफ कर लेते हैं, अल्फ़ा/आई जब एक तरफ कर लिया तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, 1/G। तो करंट सेंसिटिविटी क्या है, ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट
is called current sensitivity. Twist produced per unit current, twist produced per unit current alpha upon I which is equal to the 1 upon G, and 1 upon G की वैल्यू क्या है NBA upon K. So to increase the current sensitivity of the galvanometer we have to increase the number of turns on the coil, second we have to increase the magnetic field strength, and third we have to increase the area of the coil. But by reducing the value of K we can increase the current sensitivity of the galvanometer. And third is the next one is the voltage sensitivity. Voltage sensitivity क्या होती है? Twist produced per unit voltage is called voltage sensitivity. पर यूनिट वोल्टेज अप्लाई करने पे गैल्वेनोमीटर के क्रॉस पर यूनिट वोल्टेज अप्लाई करने पे उसमें कितना ट्विस्ट आएगा वायर पे, वो होगा अल्फा अपॉन वी वोल्टेज. तो अल्फा अपॉन वी आई NBA upon K into R. Alpha upon V is equal to the NBA upon K into R. K क्या है हमारा? Restoring torque per unit twist and R is the resistance of the गैल्वेनोमीटर कॉइल. गैल्वेनोमीटर की सारी कॉइल की जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? R. वो R है. तो अल्फा अपॉन V is equal to the NBA upon KR. For galvanometer to be sensitive, NBA should be large and K should be small. तो अगर हमने DI अपॉन I एरर इन दी करंट निकालना है, एरर इन दी मेजरमेंट ऑफ करंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे? I इज इक्वल टू दी G अल्फा हमें पता था, तो दोनों तरफ क्या करेंगे? डेरिवेटिव लेंगे. दोनों तरफ डेरिवेटिव लेने से हमारे पास आ जाएगा DI अपॉन I D अल्फा अपॉन अल्फा. DI अपॉन I इज इक्वल टू दी D अल्फा अपॉन अल्फा. सो रिलेटिव एरर इज और परसेंटेज एरर इन दी मेजरमेंट ऑफ करंट को हम ऐसे मेज़र कर सकते हैं. अगर हम बोलें कि हमने अल्फ़ा मेज़र करने में, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, अगर हम बोले कि हमने अल्फ़ा मेज़र करने में 2% का एरर कर लिया तो हमारे करंट की मेज़रमेंट में भी 2% का एरर आएगा. अगर हमने अल्फ़ा मेज़र करने में कोई एरर नहीं किया तो करंट की मेज़रमेंट में भी कोई भी एरर नहीं आएगा. तो दिस इज़ द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर हमने पढ़ी, और एरर भी पढ़ लिया कि परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ करंट कितना होगा? DI अपॉन I इज इक्वल टू द D अल्फा अपॉन अल्फा. रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ करंट एंड अल्फा, एंड परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ करंट एंड अल्फा, जो वो इससे आएगा. तो ये था हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. तो इसके रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.